नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, यूटी जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आज पहली मर्तबा डीडीसी के जीते हुए सदस्यों ने ओथ ली है। ये ओथ सेरेमनी हर जिले में हुई और जिला उपायुक्त की अगुवाई में इनको शपथ पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हम जम्मू से शुरुआत करते हैं। कुछ लोगों ने डोगरी में शपथ ली, कुछ लोगों ने संस्कृत में शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने वादा किया, दावा किया कि वो अपने अपने हलके के विकास को लेकर के ईमानदाराना तरीके से काम करें। जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेता हूँ। हम सुरेश कुमार शर्मा जिला विकास परिषद के सदस्य चुनाव उपरांत परमेश्वर के नाम पर सगंध खन्ना जम्मू जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद सूरज सिंह पाहू जिला विकास परिषद के सदस्य के रूप में वो नवंबर 28। दर्शकों, सांबा और कठुआ में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सांबा में एक महिला जो डीडीसी की सदस्य है, उन्होंने संस्कृत में शपथ ली। आइए देखते हैं। जिला विकास परिषद सदस्य रूपेण निर्वाचिता निश्चयेन परमेश्वरस्य नमः India as my law as police and that I will uphold sovereignty of India. Thanks. हम तजिंदर सिंह जिला विकास परिषद के सदस्य चुनने प्रांत परमेश्वर के नाम पर सुगंध खन्ना। दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं किश्तवाड़ और डोडा में। किश्तवाड़ और डोडा में भी लोगों ने, सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मैं इसलिए इसको ऐतिहासिक मान रहा हूं क्योंकि इससे पहले कभी भी डीडीसी के चुनाव नहीं हुए और कोविड-19 के अंदर ये चुनाव नहीं हुए। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है और बड़ी बात यह है कि 73वें संशोधन को इन टोटो लागू करने के प्रयास से, पंचायतों को मजबूत करने के लिहाज से ये डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं। और आज जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहे थे तो सारे के सारे सदस्य बड़े फख्र महसूस कर रहे थे कि वो डीडीसी के सदस्य बने। मैं संदीप सिंह जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में चुनाव क्षेत्र काशी से निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पे शपथ लेता हूँ। परिहार जिला विकास परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान जाकिर हुसैन भट्ट बैरिस्टर रुकन जिला तरक्याती कौंसिल। दर्शकों, रियासी और पुंछ में भी सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और जैसे मैंने पहले भी कहा, लोगों की मानसिकता, सदस्यों की मानसिकता है क्योंकि लोगों ने ईमानदाराना तरीके से अपना वोट कास्ट किया है। अपना वोट इसलिए कास्ट किया है कि कहीं उनको भी अपनी जो विकास है, अपने हल्के के विकास में उनको भी भागीदारी मिल सके। Affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. दर्शकों, हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल ने पांडुरंग के पोले जो मंडलायुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर है कश्मीर से, उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि इट विल टेक टाइम। इनके लिए दफ्तर भी बनाना है, इनके लिए मैन पावर भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा। चेयरमैन भी बनने हैं, वाइस चेयरमैन बनने हैं, इनका अपना ऑफिस होना है, इनका अपना स्टाफ भी होना है और फिर हर एक डिपार्टमेंट ने कौन कौन से काम इनके इसमें आने हैं वह सब आने हैं। डेफिनेटली टाइम लगेगा लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसको जल्दी से जल्दी इनको फंक्शनल बनाएंगे। लोगों को जो मसाइल्स, बिजली, पानी, सड़क या दूसरे जो तरक्याती काम है जिसके लिए जो है डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस या मेरे ऑफिस आना पड़ता था, वो अब जो है उनको आना नहीं पड़ेगा। उनके ही नुमाइंदे पूरी
अख्तियार ही रखेंगे कि उन मसाइल्स को सॉल्व करने का। डिवकम साहब, जिस वक्त हम फंड्स की बात करें तो कितना टाइम अभी इस प्रोसेस में लगेगा, तब जाके ये जो विकास वगैरह शुरू कर पाएगा? नहीं, मैं बताता हूँ। फंड्स की बात जो है, फंड्स तो जो जिले का जो हर साल का जो बजट बनता है, जी सर, हर साल का बजट जो है यही लोग तय करेंगे। तो आने वाले साल का जो बजट जो रहेगा, जो अक्टूबर में शुरुआत होती है बनने के लिए, नॉर्मली जनवरी फरवरी में वो उस पर फाइनल टच दिया जाता है। तो जो है तब ये बजट जो है यही लोग डिसाइड करेंगे। तकरीबन जो हर ज़िले का जो बजट है मोर देन 75 करोड़ से ज़्यादा है। इवन श्रीनगर या बड़े ज़िलों को बात करें तो 150 पौने 200 करोड़ के करीब है। उसका फाइनल डिसीजन मेकर क्या उसमें बनना है, कहाँ बनना है, कैसे बनना है, वो पूरा अख्तियार जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ही करेगी। एक आखिरी सवाल होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जम्मू कश्मीर में क्या पंचायत एक्ट में आता है? क्योंकि बहुत सारे लीडरान किसी पार्टी के सिंबल से जीते थे, उसके बाद इन दोनों एक दूसरी पार्टियां छोड़कर तीसरी पार्टी में जाते हैं। क्या इस बारे में भी कोई गाइडलाइन आ जाएगी? रूरल डेवलपमेंट से पता करना पड़ेगा, अभी मुझे उसमें ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। SKICC श्रीनगर में आज की इस तकरीब के बाद डिविजनल कमिश्नर PK पोले बता रहे थे कि ये जो तकरीब आज की हुई ये एक शुरुआत है DDC के मेंबरान के लिए, और DDC चेयरमैन बनने से पहले जो इन्हें ऑफिस, जो इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट, व्हीकल्स ऑफिस वगैरह जो है कुछ देर बाद दिया जाएगा। फंड्स के लिए कहा कि आगे चलकर ये फंड्स जो वगैरह जो हैं इन्हें वागुजार किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि अब DDC उम्मीदवार आज के ओथ सेरेमनी और जो यहाँ से निकलकर अपने गांव देहात की तरक्की के लिए जाएंगे या श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनमें तरक्की का नया मंजर किस तरह से शुरू होगा। दर्शकों, हमने PCC चीफ GA मीर से बातचीत की क्योंकि DDC इलेक्शन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं रही थी। आइए देखते हैं। तो वेल दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं PCC चीफ GA मीर। मीर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन सवाल ये है कि 1825 के आज के दिन 1885 आज के दिन पार्टी की स्थापना हुई थी। आज पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है। मीर साहब, आज पार्टी का स्थापना दिवस है। 1885 में ये पार्टी बनी थी और आज पार्टी उस कगार पर है कि बड़ी कमजोर है। क्या कारण लगता है आपको? नहीं, आप बेहतर जानते हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है देश को आज़ाद कराने में, अंग्रेज़ों से निजात दिलाने में, वो तो एक खुली किताब है जी। और उसके बाद आज़ादी के बाद इस देश को जितनी देर कांग्रेस की सरकारें रही और उसी सरकारी कांग्रेस पीरियड में देश ने कहाँ पर तरक्की की, जिसकी वजह से आज हम आसमानों में बातें कर रहे हैं। देश कोई जुमा 8 दिन में नहीं बना जिस तरह की क्लेम्स की जा रही है। कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो किसानों के मामले में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, एजुकेशन और हेल्थ के मामले में, और ये देश के सामने है। बाकी रही बात चुनावी राजनीतियों में, कभी कभार कुछ लोगों का तुक्का चल जाता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। अगर एक झूठ दिन में 10 बार बोला जाए तो शाम तक वो देशवासियों को सच लगने लगता है, जिसकी वजह से कभी कभार कोई दूसरी पार्टियां आप जाती है और कांग्रेस पार्टी को धचका लगता है। मगर कांग्रेस एक मिशन है, कांग्रेस एक लहर है, और ये कभी उठती है तो चल जाती है जब लोग इसको फॉलो करते हैं। कभी कभार कुछ कम्युनिकेशन की कमियां रहती है जिसकी वजह से 2-4% की वजह से हम उस पैमाने पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमारा टारगेट होता है। मगर कांग्रेस कभी हिम्मत नहीं हारती है, कांग्रेस पीछे नहीं हटती है। ये चीज़ें आती है जाती हैं, मगर अब भी कांग्रेस के पास टीम है, कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस्ड लीडर्स का एक जत्था है पूरे देश में और तमाम स्टेटों में। और मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ों पर मंथन होने के बाद में थोड़ा सा कहाँ पर क्या कमियां रही, चाहे वो स्टेट के इलेक्शंस हो, छोटी चुनाव हो, बड़ी चुनाव हो, वो मंथन करने के बाद में उसको ओवरकम कांग्रेस करेगी और रिवाइवल करेगी, ये मेरा मानना है। लेकिन मीर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है? आपने कहा कि कांग्रेस एक मिशन है और इस मिशन की लगाम जो है गांधी परिवार ने पकड़ी है
और शायद यही कारण है कि ये थोड़ा सा मिशन ढीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि आपके सीनियर नेता भी इस बात को लेकर के दबे स्वर में भी और खुले स्वर में भी कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि पार्टी के विदिन भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मैंने विनोद जी पहले भी इस सवाल का आपको जवाब दिया है। लीडरशिप वो है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, 125-30 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और 30 से ज़्यादा रियासतें हैं इसमें, जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोच, अलग अलग जग्राफिया लेकर चलते हैं। तो लीडर वो है जो 125 करोड़ लोगों में जाना पहचाना हो और उसकी एक्सेप्टेंस हो, उसके पीछे कोई कुर्बानियों का एक सिलसिला हो। मेरे ख्याल से उसमें किसी को भी कोई सवाल नहीं है। हाँ, नेहरू खानदान या नेहरू परिवार इस वक्त किसी से उधार लेकर के नहीं बैठे वहाँ पर जी। आने वाले दिनों में कांग्रेस का प्रेसिडेंट का चुनाव भी हो सकता है, पूरे देश भर के डेलीगेट्स होंगे और जमहूरी तरीके से पहले भी चुनाव हुआ है, अब भी चुनाव होगा। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे नेहरू परिवार से ज़्यादा कोई समर्थन है देश में, तो ओपनली और ट्रांसपेरेंटली वो डीडीसी जम्मू कश्मीर चुनावों की तरह कांग्रेस का चुनाव नहीं होता है, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, जहां सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप सब मिला करके क्रैकडाउन करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ का मैंने 8-10 चुनाव देखे हैं अपने इस पीरियड में, और जब भी कांग्रेस प्रेसिडेंट का, वर्किंग कमेटी का चुनाव होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फेयरली होता है, सारे लीडर, समझदार लीडर्स वोट डालते हैं। तो आने वाले वक्त में चुनाव होगा प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए और बाकी पोस्टों के लिए। अगर कोई नेहरू खानदान से ज़्यादा कोई क्लेम रखता है कि मुझे देश में फॉलोइंग है, वो उस चुनाव में साफ दिखाई देगा और ट्रांसपेरेंट चुनाव के ज़रिए से ओहदे मिलने में हमें कोई एतराज़ नहीं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन डीडीसी के हुआ है, लेकिन आप सीधा चैलेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहां पर क्रैकडाउन करा करके डीडीसी के इलेक्शन करवाए गए। डेफिनेटली विनोद जी, मैं आपकी चैनल भी अक्सर बेशतर देखता हूं और आपने पिछले 4-5 दिनों में देखा है कि क्या क्या इनपुट्स आ रहे हैं और क्या क्या नंगे खेल हो रहे हैं इस रियासत में। क्या आप इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहेंगे? क्या आदमी किसी भी अथॉरिटी लेटर पर किसी मैंडेट पर चुन के आया हो और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव में रातों रात उठाया जाए और उनको कहाँ पर अंधेर कोठरियों में ले जाया जाता है और वहाँ से उनको एक्सेप्टेंस करवाया जाता है कि नहीं, आप वहाँ नहीं और आप यहाँ रहेंगे? ये तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब 87 याद दिला रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ है जी। तो जो 87 की वजह से अभी तक जम्मू कश्मीर जूझ रहा है, जहाँ दूसरे लोगों के कहने के मुताबिक जमहूरियत का गला घोंटा गया था, तो आज तो विजिबली आज के युग में, आज के कम्युनिकेशन के ज़माने में, आज के व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़माने में इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिन पर ये जिम्मेदारी थी शफाफियत की, वो जिम्मेदार लोग खुद ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जी। लेकिन तो इसलिए मीर साहब 87 वाले लोगों से आपने हाथ मिला लिया इस बार, उनके लिए कुछ सीटें छोड़ दिया आपने, जिनको आप 87 की बात कर रहे हैं उनके लिए आपने उनके साथ हाथ मिलाया और सीटें भी छोड़ी, ऐसी क्या मतलब? आप विनोद जी सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर किया है कि नहीं किया है वो पास्ट की बात है जी। आज की बात है कि आज जो भी लोगों ने मैंडेट दिया था, मैंडेट में भी क्या क्या खेल खेले गए, कितना क्रैकडाउन किए गए, कितना सेंट्रल मिनिस्टर्स का यहाँ पर छावनी बनाई गई और उनके आड़ में तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मोबिलाइज किया गया, जो चुनाव में, इन छोटे चुनाव में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी डेस्परेट दिखाने की। मगर अब जो भी उसके बावजूद भी आया, तकरीबन हम सब लोगों ने लोगों के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया। तो लोगों के वर्डिक्ट के एक्सेप्टेंस के बाद में जो वर्डिक्ट बदलने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों में जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया खड़ा होकर रहेगा। मीर साहब, कल ही अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर जो वीडियो या ऑडियो जो बाहर वायरल किया जा रहा है, अगर हमारे किसी व्यक्ति का हुआ तो हम सियासत छोड़ देंगे। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है।
नहीं, मैं किसी पर्सन की यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ, एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ जी। जो सिस्टम में गलत आदत डाला जा रहा है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ किया जा रहा है पकड़ दकड़ के लिए, वो किसी भी लेवल पर हो रहा हो, मैं उसको ज़ाती तौर पर और ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी में उसको मतलब सही नहीं मानता हूँ, उसको जमहूरी तरीका नहीं मानता हूँ। ऐसा किसी भी हालत में होना चाहिए। चुनाव में दो ही चीज़ है, या हार या जीत जी। तो जिसका दिल वसी हो, जो रियल सियासतदान हो, वो दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहता है। जीत हुई तो अच्छी बात, नहीं हुई हार भी एक हिस्सा है जमहूरियत का। तो मगर हार सुनकर आदमी डेस्परेट हो, हाथ पैर मारे, गलत तरीके इस्तेमाल करे, ये परंपरागत तरीके से गलत है। जी मीर साहब, आपके पास भी हथियार है, आप भी कह सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू किया जाए। अगर आपके मैंडेट पे या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे कोई इलेक्शन जीतता है और उसको जबरन दूसरी पार्टी में शामिल करवा दिया जाता है, तो आपके पास एक वे है कि आप कोर्ट को नॉक कर सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया जाए। देखिए, ये हम पहली बार ही सुन रहे हैं जी कि पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन, असेंबली में एंटी डिफेक्शन, पंचायतों में एंटी डिफेक्शन, डीडीसी में एंटी डिफेक्शन, बट देयर इज नो एंटी डिफेक्शन इन डीडीसी दिस इलेक्शन। तो ये तो पहली बार ही, ये तो अपने आप ही तर्जमा कानून का निकाला जा रहा है कि चट भी मेरी और पट भी मेरी। जी। आप सबसे बड़ा गैर कानूनी, गैर आईनी तरीका जो इस सरकार ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार किया कि आपने डीडीसी टेरिटोरियल सीटों पर रिजर्वेशन लागू करी। अच्छी बात है, कांग्रेस का ड्रीम था, आपने दिया 33%, आपने दिया एसटीज को, आपने दिया एससीज को, मगर आपने उसी वक्त जिला पंचायत चेयरमैन की रिजर्वेशन क्यों नहीं डिक्लेयर की? राइट। आप किस चीज का वेट कर रहे थे कि पहले मैं देखूं मैंडेट क्या आएगा, फिर मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस बना लूं और जहां बना हुआ मैंडेट किसी के हक में उसको मैं डिस्टर्ब करूं बाय वे ऑफ रिजर्वेशन? जी। आपके यहीं जम्मू कश्मीर में एक जिले में मतलब एक पार्टी ने टोटल 2 कैंडिडेट जीते हैं, एक मेल एक फीमेल जी, और बाकी 12 कैंडिडेट तो दूसरे पार्टियों के हैं, और उन 2 के कैंडिडेट्स में से आप चेयरमैन लादना चाहते हो उस जिले पर, और आपने ऑर्गेनाइज करके वहां एक कैटेगरी ढूंढ निकाली और उसको उस कैटेगरी में डाल दिया। जी। जो अदर कैपेबल और एलिजिबल लोग थे उनके 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 सब पर तो आपने पानी फेर दिया। उसी तरह से आपने तमाम जिलों को रिजल्ट होने के बाद में कहां क्या शक्ल सूरत हो रही है उसको डिस्टर्ब करने के लिए आपने एक फार्मूला इवॉल्व किया, अब मैं रिजर्वेशन दे दूं और जहां जो बनता था उसके अपोजिट। जी। तो दिस इज टोटली वायलेशन ऑफ लॉ जी, और इसको मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर के लोग इसको सहम लें, बल्कि इसका कहीं न कहीं आवाज निकल आएगा जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मीर साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है कश्मीर की राजनीति को लेकर के, आपसे सवाल जरूर बनता है कि इस वर्डिक्ट को, इस मैंडेट को आप किस निगाह से देखते हैं कि लोगों ने 370 के खिलाफ किया है या उसके फेवर में? मैं 370 तो चलो सब्जुडिस मामला है, वो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी कहा है जब मौका आएगा मैंडेट कानून साज असेंबली का मिलेगा उस वक्त उस पर बात करेंगे। मगर फिलहाल एक बात तो क्लियर है विनोद जी, जम्मू कश्मीर एक डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मानी जाती थी, और ये कोई नहीं सोच सकता था कि डोगरों के हाथों से ही डोगरा स्टेट को तहस नहस करें और नाम निशान मिटा दें। जी। उस चीज का गम पूरे जम्मू कश्मीर अक्रॉस स्टेट है। जी। ये हमसे पूछे बगैर हमारी पहचान खत्म करना, ये किसने उनको अथॉरिटी दी थी? जी। उस चीज का आपने इन मैंडेट्स में देखा होगा, जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें अगर 75 के आसपास सीटें भाजपा ने ली तो 205 सीटें तो अपोजिट है ना, आप खुद सोच लीजिए। जी। अब वो भले मतलब अपनी वाहवाही करने के लिए कहेंगे 50 इंडिपेंडेंट भी हमारी है, कल तक तो कह रहे थे कोई इंडिपेंडेंट हमारा नहीं है, अब कह रहे हैं हमने उनको फंडिंग भी दी, हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी दिया, वो सब हमारे हैं। अब आने दीजिए ना कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, हम देखेंगे कितने इंडिपेंडेंट उनके साथ खड़े होंगे।
तो अगर आप देखेंगे 280 सीटों में से 75 भी मान लो बीजेपी ने जो लिए, बावजूद इसके कि बड़े बड़े मंत्री उनके हार गए जी, जहां जहां पर उन्होंने दाव लगाया था जी। तो 280 में से 75 सीटें जीत करके 205 सीटें उनके अपोजिट आ गई। ये आपको मानना पड़ेगा और बीजेपी को मानना पड़ेगा। अगर 280 में 205 सीटें उनके एजेंडे के मुताबिक नहीं जीते तो उसको आप क्या कह सकते हैं? क्या वो रियासत को तोड़ने में खुश हैं? जी जी जी। लेकिन मीर साहब एक चीज है, आपके बेटे भी हार गए और कांग्रेस चौथी पायदान पे है, इंडिपेंडेंट भी आपसे ऊपर है, पीडीपी भी आपसे ऊपर है। क्या आपने शुरुआत में कहा कि आत्ममंथन करने की जरूरत है? आपको लगता है कि आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है पार्टी को? देखो, आत्मचिंतन तो हमेशा हर एक्सरसाइज के बाद होता है। आज भी हम उससे नहीं भाग रहे हैं। कहां पर क्या कमियां रही होंगी वो हम इंटरनल पार्टी के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं और उसकी लगातार चर्चे हो रहे हैं। मगर सवाल यह है, जब आप पीडीपी की बात कर रहे हो, अगर आप उनका वोट शेयर देखेंगे तो 58,000 लिए हैं जी, और सीटें 27 ली। कांग्रेस पार्टी ने 1.5 लाख से ऊपर 1,60,000 वोट लिए मगर सीटें 26 ही ली जी, क्योंकि उन्होंने उन एरियाज में सीटें निकाली जहां लो पोलिंग और 4,000 और 2,000 की वोटिंग हुई। हमने उन एरियाज में सीटें निकाली जहां 30,000 पोलिंग हुई जी। हमारे जीते हुए कैंडिडेट ने 10,000 11,000 वोट लिए और हारने वाले ने भी कहीं पर भी 8,000 से कम नहीं लिए। राइट, ठीक है ना? जी जी। तो उस चीज को भी आप नजर में रख लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। मीर साहब, आपको नहीं लगता है कि जो आप बार बार ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि छोटे इलेक्शन में बड़े बड़े स्टार कैंपेनर को उतारा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा का मामला बन चुका था? 370 और 35 के बाद पहले चुनाव होने जा रहे थे। आप इसमें बुराई क्यों समझते हैं? आपने भी अपने स्टार कैंपेनर को बुलाना चाहिए था। नहीं, यही तो बात है ना जी। उससे साफ जाहिर है उन्होंने पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज इसलिए बनाया कि हमारा रेस्पेक्टेबल अमाउंट यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि हमने गलत फैसला किया, अनडेमोक्रेटिक फैसला लिया। इसलिए उन्होंने तमाम ताम जाम नेता, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप टू बॉटम इस्तेमाल किया कि हम किसी तरह से अपनी नाक बचाएं। मगर जब डीडीसी चेयरमैन अब बनेंगे, जिन लोगों ने कल तक कहा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बन के आई, जब वो 20 जिलों में से मुश्किल से 5 जिलों में बना पाएंगे तो उस वक्त मैं देखूंगा कि उनकी हेडलाइन क्या बनेगी। राइट, उस वक्त भी तो हेडलाइन बननी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, धन्यवाद। दर्शकों, मानवता का पाठ पाकिस्तान को नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान की सोच ही कुछ ऐसी है। बैकस्टैबिंग करने की आदत है उनको, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। कुछ रोज पहले पुंछ एलओसी से क्रॉस करके 2 पाकिस्तान की नाबालिग लड़कियां यहां पहुंची थी। बाइज्जत उनको वापस भारत ने कर दिया। हिंदुस्तान ने अपनी मानवता दिखाते हुए उनको वापस भेज दिया। लेकिन 15 साल का युवक जो पुंछ से उस पार चला गया है, उसकी वापसी को लेकर के पाकिस्तान ने कोई व्यवस्था नहीं की है। आइए उसके पिता का क्या कहना है और एसएसपी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। बिल्कुल बॉर्डर लाइन के नज़दीक रहता हूँ। तो मेरा लड़का जो है वो 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेंटली डिस्टर्ब था। तो वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया। तो वो जब वहाँ गए तो हम उसके पीछे दौड़ते हुए गए। तो सब लोग देख रहे थे, हम दौड़ते हुए गए। तो बॉर्डर लाइन के पास पहुँचे तो उन्होंने फायर किया। तो हम रुक गए तो वो भाग गया, चला गया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो इसलिए पाकिस्तान की 2 बच्चियाँ आई थी, तो वो बड़ी इज़्ज़त से इन्होंने वापस की थी दूसरे ही दिन। तो मेरा बच्चा जो है वो 15 साल का है, उसको जल्द अज जल्द वापस किया जाए। उसकी बहनें, माँ और भाई रो रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मेरी अपील है कि उसको जल्द अज जल्द वापस किया जाए। ये एक रिपोर्ट आई है हमारे पास कि एक शबीर नाम का लड़का है, वो मंधार एरिया से क्रॉस ओवर कर गया है पाकिस्तान की तरफ, और उसमें एक मिसिंग रिपोर्ट जो है वो हमने दर्ज की है। मैटर टेकअप किया है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि उसकी तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।